नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, संविधान के अध्ययन करते समय हम इस समय संवैधानिक विकास के पक्ष पर ध्यान दे रहे हैं। संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने अब तक 2 कक्षाएं ली हैं। तीसरी कक्षा के साथ मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। 2 कक्षाओं के अंतर्गत हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 81 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स एक्ट, 86 के चार्टर और उसके बाद 1793 के चार्टर के विषय में हमने जाना। आज जो अध्ययन का विषय है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। मित्रों, 1813 का चार्टर एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। साथ ही साथ इस एक्ट ने भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए, कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए जिसके विषय में हमें गहन अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। 1813 का जो चार्टर है वो विशेष करके ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर दबाव बनाने के लिए लाया गया था। इसका जो मूल उद्देश्य था वो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना था। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने का एक मुख्य कारण यह भी था कि जब से भारत में इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आरंभ हुआ, इंग्लैंड में कच्चे मालों की भरपूर आपूर्ति होती रही और यूरोप के एक बड़े बाजार के रूप में, यूरोप जैसे एक बड़े बाजार के रूप में एक शानदार जो उत्पादक था वह इंग्लैंड प्रस्तुत हुआ। लेकिन जब फ्रांस में नेपोलियन का शासन आया तो नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध एक महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, जिसके अंतर्गत उसने पूरे यूरोपीय महाद्वीप जो उसके पक्ष के लोग थे उनको इंग्लैंड के साथ किसी भी प्रकार के व्यापारिक संबंधों पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में स्थित जो भी उत्पाद थे उन उत्पादों को लेकर के उत्पादकों के मन में यह क्षोभ उत्पन्न हुआ कि क्यों न हम भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी व्यापार करने का मार्ग खोलें और अपने उत्पादों को उन क्षेत्रों में भी समायोजित करें। तो इस प्रकार से इंग्लैंड के जो व्यापारी थे वह भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए उद्यत हुए। परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव यह दिखा कि 1813 के चार्टर में कंपनी के एकाधिकार को घटा दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को घटा दिया गया। देखिए, इसमें 2 शब्द आते हैं, एक घटा दिया गया, एक हटा दिया गया। यानी कि कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब हटाया गया, तो वह भी 1813 का चार्टर ही होता है। लेकिन इसमें घटाया गया कुछ शर्तों के साथ, और वो शर्त ये थी कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त हो जाएगा, पर चीन के साथ और चाय का व्यापार, भारत में जो चाय की खेती हो रही थी उसके संबंध में इंग्लैंड के बहुत सारे ऐसे निवेशकों ने कंपनी में अपनी पूंजी नियोजित की थी। परिणाम स्वरूप वह चाय के बाजार में या चाय के उत्पाद से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा रखते थे। इस कारण से कंपनी ने ब्रिटिश संसद के समक्ष यह मांग रखी कि जो भी शेयरधारक हैं जो चाय के संबंध में लाभ लेना चाहते हैं उनको कुछ समय तक और लाभ देने के लिए अवसर दिया जाए। और परिणाम यह रहा कि चाय के साथ अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। चीन के साथ सभी प्रकार के उत्पादों को, सभी प्रकार के जो भी चीन से व्यापार हो रहा था उन सभी प्रकार के उत्पादों को ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार के साथ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र थी। तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब हटाया गया, तो इसका जवाब भी 1813 का चार्टर ही होगा। लेकिन अगर पूर्ण हटाने के संबंध में बात होगी कि कब पूरी तरह व्यापारिक एकाधिकार को हटाया गया, तब 1833 का होगा, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये दोनों विषय आपने देखा कि व्यापारिक एकाधिकार को हटाया गया। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण विषय था ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश देना।
ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश देना, यानी कि जो इंग्लैंड में ईसाई मिशनरीज थीं वो भारत में प्रवेश करने को उद्यत थीं। तो क्या इससे पूर्व भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन नहीं हुआ था? दोस्तों, जब आप देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आगमन करती हैं, उनका आगमन होता है, तो उसमें कहीं न कहीं राज्य का भी प्रतिनिधित्व होता है और साथ ही साथ उसमें धर्म का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो परिणाम स्वरूप जो पुर्तगाली कंपनी भारत में आई थी तो वो भारत में व्यापार के साथ साथ धर्म का प्रचार भी कर रही थी। परिणाम यह हुआ कि दक्षिण भारत के कई हिस्सों में व्यापारिक कंपनी या फिर पुर्तगाली कंपनी के समक्ष विद्रोह की स्थिति हुई और लोग पुर्तगाली कंपनी के साथ व्यापार करना छोड़ चुके थे या व्यापार करना अब नहीं चाहते थे। इसलिए जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने अपने व्यापारिक क्रियाकलापों से धर्म को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि हम भारत में केवल व्यापार करेंगे, धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म का प्रचार अगर हम करते हैं तो व्यापार करने में हमारे समक्ष बाधा उत्पन्न होगी। परिणाम स्वरूप जैसा कि हमने उस समय बताया था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अनुसरण करते हुए ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करने के लिए धर्म का बिल्कुल भी सहारा नहीं लिया। तो जब तक वो भारत में पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो गए, व्यवस्थित नहीं हो गए, तब तक उन्होंने भारत में ईसाई मिशनरियों के आगमन की कभी स्वीकृति नहीं दी। तो परिणाम स्वरूप आप ध्यान देंगे कि पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को आगमन के या फिर आने की इजाज़त कब दी गई? तो ये होगा 1813 का चार्टर। यानी कि पहले आपने देखा कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया, एकाधिकार को, और दूसरा जो प्रावधान था वह भारत में ईसाई मिशनरियों के आगमन की, ईसाई मिशनरियों के आगमन की। तो ये दो प्रावधान आपने देखे। अब ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश होगा और इस प्रवेश के साथ ही वह भारत के लोगों को प्रबुद्ध बनाने की आकांक्षा पालेंगे और साथ ही साथ भारत में बहुत प्रकार से सांस्कृतिक सुधार की भी संभावनाएं जगती हैं, प्रबल होती हैं। और आप देखेंगे कि 1813 के चार्टर के बाद भारत में कई प्रकार के धर्म सुधार के भी प्रयास आरंभ होते हैं और उसी धर्म सुधार के प्रयास के अंतर्गत राजा राम मोहन राय की भी अपनी सहभागिता होती है और साथ साथ उन्होंने ब्रह्म समाज और अन्य कई महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना करते हैं। और इसी कारण से आप यह भी जानिएगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत में धर्म सुधार के लिए किए जाने वाले प्रयासों के वजह से ही उन्हें भारत में भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ईसाई मिशनरियों का भी आगमन आपसे पूछा जाए कि भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन किस एक्ट के तहत होगा, तो उसका उत्तर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा साथ ही साथ अन्य ब्रिटिश नागरिकों को भारत में आने, यानी कि नागरिकों को आने के साथ व्यवसाय करने के साथ साथ संपत्ति खरीदने, संपत्ति अर्जित करने आदि अधिकार भी इस चार्टर एक्ट के तहत प्रदान किए गए। इन तीन विशेषकर प्रावधानों के बाद एक चौथा प्रावधान भी था जो बहुत ही विशिष्ट था। विशिष्टता इसकी ये थी कि पहली बार भारत में शिक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा व्यय किया गया। यानी कि पहली बार 1 लाख रुपए की राशि, 1 लाख रुपए की राशि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए व्यय किया गया। हालांकि जो यह 1 लाख रुपए के व्यय की राशि थी यह विवादों में ही उलझी रही कि आखिर इसे किस मद में व्यय किया जाए, व्यय करने का मानक क्या होगा। तो इस प्रकार से यह जो 1813 के चार्टर के तहत व्यय के लिए मद जारी किया गया था वो अंततः 1823 में ही जारी
हो सका। तो आपने देखा कि इन 1813 के चार्टर के तहत ये महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे जिसके विषय में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अब आगे हम बात करते हैं 1833 के चार्टर पर। और 1833 का चार्टर बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे इस संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत। संवैधानिक इतिहास में 1833 के चार्टर के तहत हम देखेंगे कि पहली बार जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी कि 1833 के चार्टर के तहत 33 के चार्टर के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपने देखा कि 1833 के चार्टर के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका कारण यह था कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। परिणाम स्वरूप अब उसके लिए बेहतरीन केंद्रीकरण के प्रशासन की मांग थी, आवश्यकता थी और इस मांग को 1833 के चार्टर के तहत पूरा किया गया। इसमें कई और प्रावधान थे, कई और बदलाव किए गए। एक विशिष्ट बदलाव ये भी जानिएगा कि आपके सामने हम शुरू से ही बता रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष आज चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन यह भी ध्यान दीजिएगा कि जो यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम है वह भी 1833 के चार्टर के तहत ही आया। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम जो था वह भी कब आया? तो 1833 के चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या इसका पूर्व में भी कोई नाम था? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब कंपनी के लिए 31 दिसंबर सन 1600 को आदेश पारित किए गए, भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया, तो उस समय इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टू द ईस्ट एशिया। आपने देखा कि जब कंपनी के लिए पहली बार आदेश पारित हुए तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टू द ईस्ट इंडिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कंपनी का जो मूल नाम था वह क्या था? वह था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टू द ईस्ट एशिया। तो ये नाम 1833 के तहत परिवर्तित किया गया और इस नाम को बदल करके इस नए नाम को लाया गया और इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने देखा कि किस प्रकार से नामों में भी परिवर्तन किए गए। अब इसके बाद अगला जो 1833 का प्रावधान था उस पर चर्चा करते हैं। इस चर्चा के दौरान जो अगला प्रावधान था उसे हम देखते हैं कि पहली बार कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि पूरी तरीके से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।
यानी कि आपसे सामने यह भी सवाल आएगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कब किया गया। तो उस दशा में आप जानिएगा कि 1813 का चार्टर। और जब सामने आपके प्रश्न आए कि पूरी तरह कब समाप्त किया गया, पूरी तरह के अंतर्गत आप जानिएगा कि सभी प्रकार के व्यापारिक एकाधिकारों के साथ चाय और चीन के साथ भी व्यापार, चाय और चीन के साथ, चाय और चीन, ये ध्यान रहे, चीनी नहीं, चाय और चीन के साथ व्यापार, ये सभी प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त कर दिए गए और ये दोनों बाजार इंग्लैंड की कंपनी के लिए खोल दिए गए। तो यहाँ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने के साथ साथ एक और परिवर्तन किया गया, एक और बदलाव किया गया, और वो बदलाव ये था कि कंपनी के अब व्यापारिक स्वरूप को भी परिवर्तित किया गया। यानी कि केवल कंपनी के अंदर बदलाव ही नहीं लाए गए, पूरी तरीके से सामान्य बदलाव का ही प्रयास नहीं किया गया, पूरी तरीके से उसके स्वरूप को ही बदल दिया गया। इसके तहत कंपनी अब व्यापारिक कंपनी नहीं रही, यानी कि अब कंपनी का कार्य केवल प्रशासन करना था, केवल प्रशासन करना था, व्यवसाय नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस चार्टर के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के साथ साथ व्यावसायिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। तो उसका उत्तर होगा 1833 का चार्टर। व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह, साथ ही साथ व्यवसाय भी अब यह नहीं करेगी। अब यह, इसका कार्य केवल क्या था, इसका कार्य केवल और केवल भारत में प्रशासन करना रह गया था। तो अगला प्रावधान यह था कि 1833 के चार्टर के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्यीय संख्या को बढ़ाकर 4 सदस्यीय गवर्नर परिषद का पुनर्निर्माण किया गया। 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई, गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई और चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य की उपस्थिति की गई या उसे जोड़ा गया। तो विधि सदस्य के रूप में जो चौथा सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद का भाग बना, उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की परिषद में 1833 के चार्टर के तहत गवर्नर जनरल की परिषद का अंग बनाया गया, उसे विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। हालांकि अभी यह पूर्णकालिक गवर्नर जनरल परिषद का सदस्य नहीं था, इसे केवल राय देने का अधिकार था, किसी भी विषय पर मत देने का अधिकार नहीं था। आपने देखा कि 1833 के तहत जो मुख्य प्रावधान थे, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल अब बना दिया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, व्यावसायिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ अब गवर्नर जनरल की परिषद को 3 सदस्य से बढ़ा के 4 सदस्य बना दिया गया। इसके अलावा जो चौथा प्रावधान था, एक विशेष प्रावधान यह था कि 1833 के चार्टर के तहत दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी किसी भी व्यक्ति को दास के रूप में नहीं रख सकता था या उसे दासता नहीं करवा सकता था। और पूरी तरीके से इस विषय को ध्यान दीजिएगा कि दासता को पूरी तरीके से समाप्त करने का जो श्रेय है वो 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो को जाता है। लॉर्ड एलनबरो को दासता को पूरी तरह समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। दासता को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक ना।
तो 1833 के चार्टर के तहत ये महत्वपूर्ण प्रावधानों का हमने अध्ययन किया। अब आगे हम बात करते हैं 1853 के चार्टर के बारे में। 1853 का चार्टर, 1853 के चार्टर में विशिष्ट बात यह थी कि पहली बार अब किसी भी भारतीय को भी नागरिक सेवा या फिर सिविल सेवा में शामिल करने के अधिकार प्राप्त हो गए थे, क्योंकि 1853 के चार्टर के साथ ही अब नामजदगी का सिद्धांत पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। यानी कि अब व्यक्ति का नागरिक सेवा में चयन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाना था। तो 1853 का चार्टर, 1853 का चार्टर था। इसके अंतर्गत जो पहला प्रावधान था वह पहला प्रावधान यह था कि अब नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया, नामजदगी को समाप्त कर दिया गया, और साथ ही साथ चयन का जो मानक था वह व्यक्ति के गुण को, वह व्यक्ति की काबिलियत को माना गया, और साथ ही साथ इसे परीक्षा के माध्यम से यानी कि प्रतियोगिता के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से अब सेवाओं में चयन की प्रक्रिया अपनाई जानी थी, चयन की प्रक्रिया अपनाई जानी थी। ये पहला प्रावधान था। इसके बाद जो अगला प्रावधान था, अगला प्रावधान यह था कि जो कंपनी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, यानी कि जिन्हें निदेशक मंडल कहा जाता था, उन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या में पहली बार कमी की गई। यानी कि जब से कंपनी की स्थापना हुई उसके निदेशकों की संख्या या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की कुल संख्या 24 हुआ करती थी, 24 हुआ करती थी। लेकिन इस बार इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्यों की संख्या को 24 से घटा करके 18 कर दिया गया, 24 से घटा करके 18 कर दिया गया, 18 कर दिया गया। किसका? तो निदेशक मंडल के सदस्यों का। किसका? निदेशक मंडल के सदस्यों का। इन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जाता था, डायरेक्टर्स भी कहा जाता था। अगला प्रावधान क्या था? तो अगला प्रावधान यह था कि अब जो 1833 के चार्टर के तहत जो एक विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद का जो चौथा सदस्य जुड़ा था, अब वह पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हो गया। यानी कि 1853 के चार्टर के तहत मैकाले को पूर्णकालिक विधि सदस्य के रूप में परिषद का अंग माना गया। परिषद का अंग माना गया। पूर्णकालिक सदस्य से क्या अभिप्राय है? तो पूर्णकालिक सदस्य से अभिप्राय यह है कि अब यह व्यक्ति गवर्नर जनरल की परिषद में राय देने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर गवर्नर जनरल के परिषद में मतदान भी कर सकता था, मत भी दे सकता था। अब इसके मत की भी गणना की जानी थी। अब इसके बाद जो अगला प्रावधान था वह यह था कि गवर्नर जनरल के परिषद को केवल कार्यपालिकी और विधायी शक्तियाँ नहीं दी गई थी, अब उनमें पहली बार विभाजन किया गया था। यानी कि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार भारत में कार्यपालिका और विधायिका के शक्तियों का विभाजन कब किया गया, तो वो होगा 1853 का चार्टर। यानी कि इस चार्टर के तहत अब कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग अपनी सेवाएं देंगे। ठीक है मित्रों, तो हमने आज बहुत ही संक्षिप्त चर्चा की 1813,
1833 और 1853 के प्रावधानों पर। ये प्रावधान आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, हम आगे 1858, 1861, 1892 और 1909 के अधिनियम के साथ अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। मित्रों, यह कक्षाएं बेशक छोटी हैं पर आपकी उपयोगिता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक दिवसीय परीक्षाओं में केवल सामान्य रूप से प्रावधानों पर ही चर्चा की जाती है। जैसा कि हमें मालूम है कि कई सारे लोगों के मन में यह भ्रम होगा कि क्या केवल प्रावधान ही इसमें हैं। तो मित्रों, हम बता दें कि अगर आप सिविल सेवा की परीक्षाओं में जाएंगे तो उस दौरान इन प्रावधानों को लाने की पृष्ठभूमि, इनके प्रावधान और प्रावधानों के साथ इनके प्रभाव पर भी चर्चा होती है। यानी कि इसे कई भागों में बांटा जाएगा। इसे बांटा जाएगा कि इसके लाने की पृष्ठभूमि क्या थी, और इस पृष्ठभूमि के बाद प्रावधान क्या थे, और प्रावधान के बाद इन प्रावधानों के प्रभाव क्या पड़े। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, प्रायः जिनमें केवल वैकल्पिक प्रश्न पत्र होता है, उन वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में आपसे प्रावधानों पर ही चर्चा की जाती है। इन दोनों मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि ये दोनों विषय ज़्यादातर आपको अभिव्यक्ति देने के लिए लेखन प्रक्रिया में ही अपनाए जाते हैं। तो मित्रों, हम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन टॉपिक के साथ ही उपस्थित होते हैं। अगली कक्षाओं में जैसा कि हमने बताया कि आगामी चार्टर और उसके बाद भारत परिसंघ अधिनियमों, हालांकि यह 1853 का चार्टर अंतिम चार्टर था, इसके बाद कोई चार्टर नहीं आएगा। इसके बाद 1858 का भारत परिषद अधिनियम आएगा, क्योंकि 57 की क्रांति के बाद कंपनी को भंग कर दिया जाएगा और भारत के जो पूरी शासकीय प्रक्रिया है, वो शासकीय प्रक्रिया इंग्लैंड के संसद को हस्तांतरित कर जाएगी और भारत में अब ताज का शासन आरंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में भारत परिषद का शासन होगा और भारत परिषद अधिनियम लागू किए जाएंगे और उनके क्या क्या प्रावधान होंगे। उन प्रावधानों में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।